नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर। वृद्धजनों की सेहत को लेकर हम विशेष सीरीज़ चला रहे हैं, उसमें लगातार हम उनसे जुड़ी समस्याओं और विषयों को ले रहे हैं और हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर सुनील सुथार मनोचिकित्सक हैं और आप वृद्धजन मानसिक रोगों के एक्सपर्ट हैं। वर्तमान में आप वृद्धजन मानसिक रोग विभाग सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में नियुक्त हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप जेरियाट्रिक मेंटल हेल्थ में डीएम हैं। आपको करीब 11 वर्षों का अनुभव है। आप मानसिक रोगों से जुड़े कई मेडिकल एसोसिएशंस के सक्रिय सदस्य भी हैं। तो डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो ये हमको एक नया शब्द मिल रहा है कि वृद्धजन मानसिक रोग, उसके आप विशेषज्ञ हैं। फिर जेरियाट्रिक हेल्थ की भी बात आती है, तो हमारे दर्शकों को हम कैसे समझा सकते हैं, ख़ास करके जो बुज़ुर्ग हैं ऑलरेडी? जी, जैसे मानसिक रोग हम जानते हैं वयस्क अवस्था में बच्चों में होते हैं, उसी तरह से बुज़ुर्गों में भी मानसिक रोग होते हैं और कुछ अन्य मानसिक रोग भी है जो स्पेशल बुज़ुर्ग अवस्था में होते हैं। कॉमन मानसिक रोगों की बात करें तो जैसे नींद की समस्या बुज़ुर्गों में बहुत कॉमन है, और उसके बाद है अवसाद, अकेलापन, एंजाइटी प्रॉब्लम्स, डिमेंशिया नाम की एक बीमारी होती है जो बुज़ुर्गों के अंदर ही आती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसके होने की संभावना बढ़ जाती है। ये कहा गया है कि 80 साल से उम्र यदि क्रॉस कर जाए तो 1/3 लोगों को डिमेंशिया हो जाता है। इसके अलावा डिलीरियम नाम की एक बीमारी होती है। जब शरीर में कोई शारीरिक समस्या होती है तो उसकी वजह से ब्रेन कन्फ्यूज़न स्टेट में चला जाता है, तो उसको डिलीरियम बोलते हैं। उसमें उसका कोई शारीरिक कारण होता है। तो ये मुख्य मानसिक समस्याएं हैं जो हमें बुज़ुर्गों में देखने को मिलती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ। अच्छा, आपके पास चूँकि आप राजस्थान के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज और उससे अटैच हॉस्पिटल और उससे अटैच अन्य जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी आप सेवाएं देते हैं अलग अलग दिन ओपीडी के हिसाब से या जो भी तय दिन होते हैं, तो आपके पास तो विभिन्न क्षेत्रों से विभिन्न एज ग्रुप में आपके पास मरीज आते होंगे। तो जो मरीज आपने देखे हैं इतने सालों में, उन सब का निचोड़ क्या कहता है? जी, निचोड़ ये कहता है वृद्ध जो अवस्था होती है उसकी हम बात करें कि वरिष्ठ नागरिक, वहाँ पर नेगलेक्ट बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। कि मतलब जैसे हम देखते हैं कि बच्चे को तो तुरंत घर वाले थोड़ी सी समस्या हुई हमारे पास पहुँच गए, जबकि वृद्ध जनों में जब कोई शारीरिक या मानसिक समस्या होती है तो बहुत समय बाद हमारे पास उनको लेके पहुँचते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये उम्र का एक तकाजा है, उम्र के साथ होने वाली समस्याएँ हैं। हमें उन चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी समस्याओं को गंभीर रूप से लेना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए, उनका इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि हम भी तो बुज़ुर्ग होंगे कभी जाके। तो एक अवस्था है बुज़ुर्ग अवस्था जिसमें शारीरिक और मानसिक रोगों की समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा जो युवा है आज का, उसको इसके लिए गंभीर होना पड़ेगा कि हमें बुज़ुर्गों की सेवा करनी है, तो हमें अपने समाज का विकास करना है। आप अपने बुज़ुर्ग की घरों में सेवा करेंगे तो आज का बच्चा भी आपको देखेगा तो ये समझेगा हाँ कि बुज़ुर्गों की सेवा करना, उनकी बीमारी का पता करना, उनको टाइम पे अस्पताल में दिखाना, उनका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आपने कहा कि जवान जो लोग हैं इस समय, उन्हें बुज़ुर्गों की देख रेख करनी चाहिए, उनका ध्यान रहना चाहिए, उन्हें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक दिन वे भी बुज़ुर्ग होंगे। लेकिन जब हम जवान होते हैं तो हमें ये एहसास नहीं होता और हम आसानी से मानते भी नहीं हैं कि हम भी एक दिन बूढ़े होंगे, हमारी भी झुर्रियाँ आएंगी, हम भी चीज़ें भूलने लगेंगे, हम भी चलते चलते लड़खड़ाने लगेंगे, हमारे भी जोड़ों में दर्द होगा, हम भी भ्रम की स्थिति में रहेंगे। तो उम्र जो है उसके साथ ये समस्याएं होने लगती हैं, लेकिन किस उम्र में या किस समय इनके संकेत हमें मिलते हैं? तो जो प्रमुख समस्याएं, उनके शुरुआती संकेत क्या होते हैं? जी, तो वृद्धावस्था यूजुअली हम कहते हैं 60 साल के ऊपर की उम्र को। तो इसमें यदि हमारे बुजुर्ग कोई कंप्लेन हमको कर रहे हैं, जैसे याददाश्त की समस्या को कहें हम,
हल्की फुल्की याददाश्त तो हम भी भूल सकते हैं थोड़ा बहुत तो, लेकिन यदि हमें लगे कि अब जो पहले जितनी चीज़ याद रहती थी उसकी तुलना में काफ़ी कम चीज़ें याद रह पा रही हैं, जैसे खाना खा के भूल गए कि दोबारा खाना मांग रहे हैं, अपने घर पे आने की बजाय किसी और के घर पे जा रहे हैं, यदि ऐसी भूलने की समस्या आ रही है, जैसे कि औरतों में पहले खाना बनाते थे, अब खाना बनाते बनाते उनको कभी नमक नहीं डाला, मिर्च नहीं डाली, और ये फ्रिक्वेंट प्रॉब्लम आ रही है और बार बार समस्या आ रही है, तो ये इंडिकेट करती है एक डिमेंशिया नाम की बीमारी होती है वृद्धावस्था के अंदर। तो ये एक अर्ली इंडिकेटर होता है, यदि हम अर्ली इसको आइडेंटिफाई कर लें तो इसका इलाज भी संभव है। इसके अलावा एक समस्या जो कॉमन समस्या है बुजुर्गों की शारीरिक समस्या है, लड़खड़ाना और गिर जाना, तो एक कॉमन समस्या है। यदि बुजुर्ग गिरे हैं तो गिरने के बाद उनका फ्रैक्चर तो ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमें उसके साथ साथ उसका कारण जानना ज़रूरी है। कारण इसलिए जानना ज़रूरी है कि कोई एक बार बुजुर्ग गिरा है तो दूसरी बार गिरने की पूरी संभावना रहती है। तो उसमें कई सारे कारण होते हैं, आर्थराइटिस की समस्या होना, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना, विटामिन्स की कमी होना, तो उन कारणों को जांचना, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। कई बार हमें पता चलता है कि बुजुर्ग गिर गए थे क्योंकि उनको यूरिन का इन्फेक्शन था, कि जाते जाते टॉयलेट निकल जाता है, उसकी वजह से वो हड़बड़ाहट में गिर गए। तो ये जो अंडरलाइंग कारण है उसके, जो हमें लक्षण तो अलग दिख रहे हैं लेकिन कारण अलग है उसका, जो वास्तविक कारण है, तो उसका पहचानना ज़रूरी है। तो कुछ लक्षण हैं जो हमको इंडिकेट कर देते हैं कि हाँ वास्तव में कुछ समस्या है जिसकी वजह से ये लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं। जैसे बुजुर्ग पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं, बार बार टॉयलेट जा रहे हैं, तो यदि पुरुष है तो हमें समझना चाहिए ये प्रोस्टेट नाम की ग्रंथि होती है, उसकी वो बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से पेशाब की दिक्कत आ रही है। या डायबिटीज़ है, शुगर का लक्षण हो सकता है जिसमें बार बार पेशाब लगना है, या पेशाब में इन्फेक्शन का लक्षण हो सकता है जिसकी वजह से बार बार पेशाब लग रहा है। तो बुजुर्ग यदि कोई समस्या बताते हैं तो उसको हमें थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो यदि हम जितना अर्ली हम उन लक्षणों को पहचान के उनका इलाज कर लेंगे तो हम एक अच्छे जीवन की कल्पना कर सकते हैं। अच्छा, उनके लड़खड़ाने या भ्रम की स्थिति में रहने, फिसलने, इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि बुज़ुर्गों की कई तरह की समस्याओं की दवाइयाँ चलती हैं और उनमें से कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो उनके शरीर का बैलेंस जो है उसको असंतुलित करती, मतलब वो अपना बैलेंस बना नहीं पाते हैं चलते उठते बैठते वक्त। तो क्या ऐसी कुछ बीमारियां या दवाइयां हैं जिनका ये साइड इफ़ेक्ट देखने में आता है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बुज़ुर्गों में कई बार जब हमारे पास बुज़ुर्ग कंप्लेन लेके आते हैं कि साहब ये समस्या हो रही है इनको, तो हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि उनको क्या दवाई चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है जो लक्षण बता रहे हैं। जैसे हम उदाहरण लेके चलते हैं भूलने की समस्या, तो हम देखते हैं कि उनको ऐसी कोई एंटीकोलिनर्जिक दवाइयाँ चल रही है जिनके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भूल रहे हैं, तो हम उस दवाई को बंद करते हैं। जैसे आपने कहा कि चलते चलते गिर जाना, जैसे नींद की दवाइयाँ होती है, ये देखा गया है प्रायः कि बुज़ुर्ग हमारे पास आते हैं, साहब नींद नहीं आती है, तो जैसे कहीं जाते हैं और या केमिस्ट की शॉप पे गए और वो जाके नींद की दवाई लेके आए और नींद की दवाई ले ली उन्होंने, तो नींद की दवाई लेने की वजह से उनमें बैलेंस की समस्या आने लगती है। जब बैलेंस की समस्या आने लगती है तो लड़खड़ा के वो गिर जाते हैं। तो उनको हमेशा ध्यान रखना है नींद की दवाई का कम से कम उपयोग करें, जहाँ तक हो सके ना करें। यदि करना भी पड़ रहा है तो घर के सदस्यों को अलर्ट रहना पड़ेगा कि हाँ ये दवाई चल रही है जिसकी वजह से इनमें कितना सेंस रह रहा है कि अपने आप का बैलेंस रखने का। तो ये जो कुछ दवाइयाँ हैं, मेडिसिन्स हैं, जिनकी वजह से व्यवहार की समस्या प्लस शारीरिक समस्या पैदा हो सकती है। अच्छा, अधिक उम्र के अंदर मानसिक समस्याएं जो हैं वे भी होती हैं, तो इसके बारे में बताइए कि ये कब शुरू होती हैं, इनके क्या स्टार्ट के समय लक्षण होते हैं और आगे ये क्या क्या रूप ले लेती हैं? जी, वृद्धावस्था में सबसे बड़ी जो मुख्य मानसिक समस्या है वो है डिमेंशिया, जिसकी अवेयरनेस नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है ये क्या होता है। डिमेंशिया एक ऐसी मानसिक रोग है जिसमें ब्रेन हमारा धीरे धीरे करके सिकुड़ने लगता है। जो ब्रेन की कोशिकाएं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनके डैमेज होने की वजह से जो हमारे सोचने, याद रखने, समझने की क्षमताएं हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है। डिमेंशिया का जो प्रमुख कारण है वो है एल्जीमर्स डिजीज़, जिसमें ब्रेन में जो एबनॉर्मल प्रोटीन होते हैं वो डिपॉजिट होकर हमारे ब्रेन को डैमेज करते जाते हैं।
इसका हम बात करें इलाज, तो इसका कोई मतलब अभी तक कारगर इलाज नहीं बना है, लेकिन जो इसके लक्षण आते हैं उन लक्षणों को सुधार करने के लिए कुछ दवाइयाँ बनी हैं और कुछ व्यवहार की थेरेपी हैं जो फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो डिमेंशिया एक सबसे बड़ी मानसिक बीमारी है जो प्रमुख बीमारी है वृद्धावस्था के अंदर। जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे इंसान शरीर पे कंट्रोल खोता जाता है और बिस्तर पकड़ता जाता है। तो इसमें सबसे ज़रूरी है घर वालों को कि सबसे पहले इस बीमारी को पहचान ले कि ये डिमेंशिया की बीमारी है। तो उसमें पहचानने में लक्षण, जैसे हमने पहले भी बात की कि याददाश्त की समस्या ज़्यादा हो रही है, वो एक लक्षण है। उसके अलावा चीज़ों में कैलकुलेशन करने में समस्या आ रही है, उनको चीज़ों में जो घर का जो अकाउंट है उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। यदि ये समस्याएं हैं तो हमें एक जो स्पेशलिस्ट है डॉक्टर, उनके पास दिखाना चाहिए और इसका एक डायग्नोसिस प्रॉपर करके फिर इसके अंदर थेरेपी होती है, कॉग्निटिव एनहांसमेंट थेरेपी, कि हम अपने ब्रेन के अंदर हम अपनी मेमोरी को कैसे एनहांस करें और कैसे उसको मेंटेन करके रखें। जैसे हमारी मसल की एक्सरसाइज होती है उसी तरह ब्रेन की एक्टिविटी होती है। उन ब्रेन एक्टिविटी को हम यदि डिमेंशिया की अर्ली स्टेज के अंदर करें तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। उन एक्टिविटी में उदाहरण के तौर पर है सुडोको और पजल्स, जैसे हम न्यूज़पेपर में देखते हैं कुछ पहेलियाँ आती हैं उनको करना, और उसके अलावा अपने आप को मेंटली एक्टिव रखना, न्यूज़पेपर पढ़ना, अदर जितनी भी बुक्स हैं उनको पढ़ना, और फैमिली मेम्बर भी उनको कोशिश करें एक्टिव रखने की। उसके अंदर हम कहते हैं कि पुराने जो एल्बम्स हैं उनको देखें, अपनी पुरानी जो मेमोरीज़ उनको रीलाइव करें। तो उससे हम जो डिमेंशिया का जो प्रोग्रेशन है उसको हम धीमा कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी है जो ब्रेन के अंदर जो मेमोरी है उसको एनहांस करने के लिए अप्रूव है, उनका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक कॉमन समस्या है व्यवहार की समस्या। व्यवहार की समस्या जैसे मान लो किसी बुजुर्ग को डिमेंशिया हो गया है, उसको चीज़ें याद नहीं रहती है तो बार बार वो खाना मांगेगा। ठीक है, कभी घर पे बैठे हैं तो बुजुर्ग बोलेंगे साहब मुझे घर पे जाना है, क्योंकि उनको वो पुरानी चीज़ें तो याद है, नई चीज़ें याद नहीं रह पा रही हैं, तो वो पुराना माइंड में मेकअप करके कि मुझे घर जाना है। तो जब वो कहते हैं बार बार तो घर वाले गुस्सा जाते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, तो उनको लगता है ये जानबूझ के कर रहे हैं। तो कई बार उनके अंदर भी गुस्सा मरीज़ के ऊपर फूटता है। जब गुस्सा मरीज़ के ऊपर फूटता है तो वापस मरीज़ भी गुस्सा ही दिखाएगा उसके बाद, तो उससे कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस बीमारी को समझना घर वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें व्यवहार के तरीके बहुत ज़रूरी है, कारगर हैं। दवाइयों की अपेक्षा व्यवहार के तरीके बहुत ज़्यादा कारगर हैं। जैसे हम बुजुर्ग को यदि थोड़ा घुमा के वापस ले आएँ तो वो खुश हो जाएंगे, हाँ ठीक है मैं घर पे आ गया। तो ऐसे कई तरीके हैं, कई व्यवहार के जो तरीके हैं हम घर वालों को सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे तरीक़ों से जो बुजुर्ग हमारे हैं जिनमें डिमेंशिया हो गया है तो उनको कैसे रखें, कैसे इनकी एक्टिव लाइफ रखें और कैसे हम इनके जो व्यवहार की प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करें। इसमें कॉमन समस्या हम देखते हैं कि घर वाले कंप्लेन करते हैं कि साहब नींद नहीं आती पूरी रात भर। जब हम पूरा थोड़ा और डिटेल हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि वो पूरे दिन बिस्तर पे रहते हैं, तो पता चलता है थोड़ा थोड़ा करके वो 7-8 घंटे की नींद ले रहे हैं। तब हम घर वालों को कहते हैं कि ये नींद की समस्या दवाई की बजाय आप यदि इनको दिन में जगा के रखें तो अपने आप जो नेचुरल नींद है वो रात को आ जाएगी। तो ये तरीके हैं, क्योंकि हम मेडिसिन देंगे तो दवाई के साइड इफ़ेक्ट भी हैं। जैसे आपने थोड़ी देर पहले ही बताया कि दवाई का साइड इफ़ेक्ट गिर जाना, फ्रैक्चर हो जाना, तो ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो हम जैसे सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के अंदर डिमेंशिया के रोगों का इलाज करते हैं तो हम पहला टारगेट इसी चीज़ को करते हैं कि उनको व्यवहार के तरीक़ों से डिमेंशिया के मरीजों को कैसे डील करें ताकि हम उनको बेस्ट इलाज दे पाएँ। अच्छा, ये इलाज की बात है, लेकिन होता यह है कि बुज़ुर्गों की जो याददाश्त है, ये जो भूलने की जो समस्या, उसमें दो बातें होती हैं कि उनको ताज़ा चीज़ें याद नहीं रहती लेकिन पुरानी चीज़ें जो है वो याद रहती हैं। इससे घर वालों को या घर के जो जूनियर सदस्य उनको लगता है कि ये हमें सही तरीके से बता नहीं रहे, इनको चीज़ें तो याद रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या रवैया रहना चाहिए परिजनों का, क्योंकि क्या वाकई में ऐसी समस्या होती भी है कि वो पुरानी बातें याद रखते हैं और ताज़ा बातें भूल जाते हैं? जी, हमारा मेडिकल साइंस ये कहता है कि जब भी हमारे ब्रेन के अंदर डैमेज होता है तो हम नई याददाश्त पहले भूलते हैं और पुरानी याददाश्त हमारी बाद में जाती है। तो ये मेडिकल साइंस से प्रूव तथ्य है।
हाँ, इसके अंदर एक चीज़ जो हमने अपनी प्रैक्टिस में देखी है कि जो बुजुर्ग के जो घर वाले होते हैं, जैसे डिमेंशिया से पेशेंट सफ़र कर रहा है और घर वाले हैं, वो कहते हैं साहब कभी कभी तो हमारे नाम भी बता देते हैं, कभी कभी सही बता देते हैं, और कभी कभी हमको लगता है कोई बीमारी नहीं है, और कभी कभी बहुत ऐसे लगता है कुछ याद ही नहीं है इनको। तो हम उनको ये समझाते हैं कि ब्रेन के वायर कमज़ोर हो चुके हैं। अब वो कमज़ोर वायर कभी कभी करंट पकड़ लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग है, वो कमज़ोर हो चुके हैं ब्रेन के वायर। तो इसलिए घर वालों को समझना पड़ेगा कि कमज़ोर वायर हो चुके हैं, उसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं, न कि उनका मकसद ऐसा करना है। अच्छा, कई बार बुज़ुर्गों के साथ ये समस्या भी देखने में आती है कि परिजन या उनके आसपास रहने वाले लोग जो बातें उनको बताते हैं उन पे बुज़ुर्ग भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन जब ये बाहर का कोई व्यक्ति उस बात को कहता है तो उन्हें इस बात पे भरोसा हो जाता है। ख़ास करके क्योंकि बुज़ुर्ग अवस्था में कई ऐसी समस्याएं होती है कि जिनका चाहते हुए भी इलाज संभव नहीं होता है, मेडिकल साइंस की भी अपनी सीमाएं वहाँ पर आड़े आ जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में बुज़ुर्गों को कैसे समझाया जा सकता है? हाँ जी, आपने सही कहा। देखो क्या होता है कि कई बार घर वाले जब बताते हैं वो बुज़ुर्ग नहीं समझ पाते हैं कि साहब ये गलत कह रहे हैं, तो हमें इस चीज़ में अपना विवेक इस्तेमाल में लेना, या लड़ना नहीं है उनसे कि नहीं जैसे मैंने एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें दूसरे तरीके देखने कि हम और क्या मेथड अपना सकते हैं जिससे हम इस समस्या को दूर कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि अब जैसे घर में कुछ मेंबर ऐसे होते हैं जिन पे वो बुजुर्ग विश्वास करते हैं, तो हमें उस मेंबर को आइडेंटिफाई करना है, साहब इस पे विश्वास करते हैं, तो उसके माध्यम से हमको वो चीज़ रखनी चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा हम तरीका अपना सकते हैं कि मान लो कोई ऐसी बीमारी है जिसके लक्षण हैं, बुजुर्ग समझने को तैयार नहीं हो रहे, तो हम एक पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट के पास उनको ले जाके दिखा के डॉक्टर्स के माध्यम से उनको समझा सकते हैं। तो इसमें हमको रास्ते निकालने हैं, लड़ना और झगड़ना नहीं है कि हम सोचें कि डंडे के जोर पे हम इनको समझा देंगे, तो वो बिल्कुल ही गलत है तरीका। बुज़ुर्गों की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? मतलब उन्हें कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं और कुछ बुज़ुर्ग ऐसे होंगे कि जिन्हें बहुत कम समस्या हैं, तो दोनों ही स्थिति में उन्हें व्यायाम, खान पान और अपना समय व्यतीत करना, नींद निकालना, इन सब को लेकर क्या फॉलो करना चाहिए? जी, इसमें सबसे पहले तो हमको अपने आप को शेड्यूल करना पड़ेगा एक्टिविटी के लिए। जैसे हम जानते हैं कि 60 साल के बाद रिटायरमेंट भी हो जाता है कुछ लोग जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो अब वृद्धावस्था के अंदर जो सीनियर सिटीजन जो एज है उसके अंदर सबसे पहले तो हमको बिस्तर पे कितनी देर लेटना है वो निर्णय करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूँ तो दिन में 1 घंटा सफिशिएंट है बिस्तर पे लेटना और नींद लेना। कई बार बुजुर्ग ज़्यादा नींद लेते हैं दिन में 2-3 घंटे 4 घंटे, तो वो गलत है एक्चुअल में। तो 1 घंटे तक रेस्ट्रिक्ट कर दें उस नींद को, और रात को अपना रेगुलर टाइम जो है जैसे 10 बजे सोना है तो 10 बजे ही बिस्तर पे जाएं। ऐसा ना करें 8 बजे बिस्तर पे जाके लेट गए और 10 बजने का इंतज़ार कर रहे हैं कि अब हमको नींद आए, नहीं तो वो नेचुरल जो नींद आपको आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। तो एक तो सबसे पहले शेड्यूल अपने नींद का करें। उसके बाद आता है दिन की एक्टिविटी का। तो दिन में फिजिकल एक्टिविटी आप अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी बीमारी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कई फिजिकल एक्टिविटी होती है, जैसे वॉक करना, जैसे योगा करना, ठीक है, फिजियोथेरेपी करना। तो कई सारी फिजिकल एक्टिविटी होती है जो आप अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी इसलिए ज़रूरी है कि फिजिकल एक्टिविटी से आपका शारीरिक प्लस मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेटर रहेगा। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फास्ट एक्टिविटी करें। हम कहेंगे धीमी धीमी एक्टिविटी भी कर सकें, लेकिन एक्टिविटी करिए, ज़रूर करिए। उससे नींद भी अच्छी आएगी, आपका जो ब्लड शुगर है और आपका बीपी है वो भी कंट्रोल रहेगा। इसके साथ आते हैं सामाजिक एक्टिविटीज़ जो बुजुर्ग अवस्था में बहुत ज़रूरी है। बुजुर्ग अवस्था का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को कमरे में बंद कर लें, हमें अपने आप को सामाजिक तौर पे एक्टिव रखना है। पार्क में जाइए, रिश्तेदारों के पास जाइए, लोगों से मिलिए और अपने सोशल मीडिया का यूज़ करिए जिसके थ्रू आप उनसे कनेक्टेड हो सकें। आपके जो रिलेटिव्स हैं, बच्चे हैं, पोते हैं जो कहीं बाहर रह रहे हैं, तो उनसे रोज़ आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू आप बात कर सकते हैं, तो वो भी आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। इसके अलावा खान पान की बात करें तो खान पान के अंदर हम मीठा कम रखना चाहिए, क्योंकि शुगर जो होती है वो थोड़ा सा बेनिफिशियल नहीं है हेल्थ के लिए। बैलेंस डाइट रखें अपनी, जिसमें शुगर, फैट, प्रोटीन ये सब चीज़ें हों और विटामिन्स हों जिनके अंदर।
इसके साथ साथ फाइबर डाइट भी जितना हो सके लीजिए, ताकि क्योंकि हर तीसरे बुजुर्ग की एक समस्या होती है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की समस्या। यदि हम फाइबर डाइट लेंगे, फ्रूट्स लेंगे जो सीजनल फ्रूट्स हैं, और पानी भी एडिक्वेट अमाउंट में लेना चाहिए। कई बार बुजुर्ग सोचते हैं हम कम पानी पिएंगे तो पेशाब कम जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल ही गलत भ्रम है उनका। पानी हमको अच्छी खासी अमाउंट में पीना है, 3 लीटर से ज़्यादा ही पानी पीना है, 2 से 3 लीटर कम से कम पानी, ताकि जो हमारा शरीर का पाचन सिस्टम है और यूरिन सिस्टम है वो एडिक्वेट और ठीक बना रहे। तो ये एक्टिविटी है, डे एक्टिविटी जो हमको रखनी है। उसके अलावा मेंटल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। जो कहीं थोड़ा पार्ट टाइम जॉब करते हैं वो अच्छी चीज़ है, और कर सकें तो बेटर है। जो टीचर है वो पढ़ाएं, अपनी कोई भी एक रूटीन एक्टिविटी डिसाइड कर लें कि मुझे ये एक्टिविटी करनी है, अपने पोतों को खिलाना है, ड्राइंग करनी है, गार्डनिंग करनी है, अपनी कोई भी जो अपने आपको रुचि है जिसके अंदर, वो एक्टिविटी चूज़ करके उस एक्टिविटी को करें। तो ऐसा पूरा दिन को आप शेड्यूल कर लीजिए, ताकि जो हमारी जो बॉडी की क्रोनोसिटी होती है, जो एक स्लीप साइकिल और बॉडी साइकिल है, वो मेंटेन बनी रहे। अच्छा, बुजुर्गावस्था में इस उम्र के जो लोग होते हैं उन्हें किसका साथ ज़्यादा मजबूत बनाता है, कि उनके जैसे बुज़ुर्ग या उनसे कम उम्र के लोग या उनके अपने बिल्कुल करीबी परिजन या स्वजन? जी, सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है उनके जो परिजन जिनके साथ रह रहे हैं, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। उसके साथ साथ दूसरे फैक्टर्स भी हैं, जैसे बुजुर्गों की एक कॉमन समस्या हमें देखने को मिलती है एकाकीपन। हम जानते हैं बुजुर्ग अवस्था में जब जो स्पाउस है, पति या पत्नी की डेथ हो जाती है, तो उसके बाद वो अकेलापन महसूस करने लग जाते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर कम कर पाते हैं। तो उनके हम उम्र के लोग होते हैं वो भी एक्सपायर कर जाते हैं, तो अकेलापन है। तो ये अकेलापन दूर करने के लिए अपने घर वालों से जितना हो सके जुड़िए आप, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो अदर्स लोग हैं जो अलाइव हैं, उनके साथ जितना कनेक्ट हो सके, जितना अपने आप को कनेक्ट कर सकें, उतना कनेक्ट करिए। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि कई बुज़ुर्ग दुनिया में ऐसे भी हैं जो कि उम्र से परे जाकर चीज़ें कर रहे हैं, मतलब वो एडवेंचरस चीज़ें कर रहे हैं, वो खेलों में प्रदर्शन करके जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पदक भी उनको मिल रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे बुज़ुर्ग हैं जिनके बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, ट्रेंड सेटर भी हो रहे हैं वो, और कोई बिज़नेस में अच्छा कर रहा है। तो ये जो बुज़ुर्ग हैं, इन लोगों में और आम बुज़ुर्गों में क्या अंतर है? मतलब इनकी सोच में अंतर है या इन्होंने जवानी में ही ऐसा कुछ ठान लिया था? जी, ये कुछ बुज़ुर्ग होते हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज़ होती हैं। तो ये जवानी से ही अपने आप को, ज़्यादातर जो बुज़ुर्ग हैं वो अपने आप को जवानी से ही इतना एक्टिव रखते हैं, इतना मेंटेन रखते हैं, इतना फिजिकली प्लस मेंटली इतना एक्टिव रखते हैं, तो वो वृद्धावस्था में जाके भी फुल्ली मेंटली और फिजिकल एक्टिव रहते हैं। तो उनसे हमें मोटिवेशन लेना चाहिए, क्योंकि वो कितना फिजिकली और मेंटली एक्टिव हैं, तो हमें भी उतना फिजिकल और मेंटल एक्टिव बनना चाहिए। यदि हम, जैसे ये कहा गया है कि मिडिल एज, जैसे 40 से 60 साल की जो बीच की एज होती है, वो निर्णय करती है कि आगे का उम्र कैसा रहेगा। तो उसी एज के अंदर हमको फिजिकली और मेंटल इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम जो उसके बाद जो उम्र जिएं तो वो भी अच्छे से और फिजिकली और मेंटली एक्टिव होके जिएं। अच्छा, बुज़ुर्ग अवस्था के अंदर जो बीमारियां होती हैं और जब मरीज़ आपके पास आते हैं मानसिक बीमारियों की वजह से, तो एक में तो हमको वजह पता होती है कि इसकी वजह मानसिक चीज़ें ही हैं, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि शारीरिक बीमारियां या समस्याओं के साइड इफ़ेक्ट के रूप में उन्हें मानसिक दिक्कत होने लगती है? जी बिल्कुल। जैसे कभी कभार हमारे पास ऐसे बुजुर्ग आते हैं, साहब नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है, उदासी हो रही है, कमज़ोरी आ रही है। तो जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन, तो हमें पता चलता है कि ये तो पेशाब का इन्फेक्शन था, या कहीं पता चला हमको ये तो सिर्फ शुगर थी जो 400 मतलब बढ़ गई, काफ़ी बढ़ गई, उसके लक्षण थे। जैसे पेशेंट कई बार हमारे पास आते हैं कन्फ्यूजन स्टेट में कि साहब कल तक तो घर वालों को पहचान रहे थे, आज नहीं पहचान रहे, अचानक पता नहीं क्या हुआ। तो हम जब जांच करते हैं तो पता चलता है उनमें सोडियम की कमी हो गई या लंग का इन्फेक्शन हो गया। तो कई जो मानसिक लक्षण हैं वो शारीरिक बीमारी की वजह से आते हैं, तो उनका भी जानना ज़रूरी है। जैसे कई बार हमको ये पता चलता है कि दवाई के साइड इफ़ेक्ट की वजह से ये लक्षण आया,
तो इसलिए हमको ये सब देखना पड़ता है कि इसके पीछे कहीं कोई शारीरिक प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से ये लक्षण आ रहे हैं। बुज़ुर्गों को फिट रहने और हेल्दी रहने के लिए कुछ टिप्स देनी हो तो वो क्या होंगी? जी, सबसे ज़रूरी है कि फिज़िकली और मेंटली एक्टिव रहना। ठीक है, हमको खुद को जितना एफर्ट करें कि हम अपने आप को फिजिकली कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगे वो चूज़ करिए और उस फिजिकल एक्टिविटी को डेली करिए। और मेंटल एक्टिविटी कोई भी आप सुडोको या कोई भी ऐसी एक्टिविटी, पजल्स, कार्ड्स या कोई गेम, जो भी आपको एक्टिविटी ली वो एक्टिविटी चूज़ करिए। और हेल्दी डाइट स्टाइल आपको अपनाना पड़ेगा यदि हमको स्वस्थ रहना है तो। फिजिकली एक्टिव, मेंटली एक्टिव, हेल्दी लाइफस्टाइल, सोशली एक्टिव। जितना सोशल आप एक्टिव रहेंगे तो उतना हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। ये 3 डोमेन है और जो हमको एक हेल्दी लाइफस्टाइल दे सकता है। बिल्कुल, तो बुज़ुर्गों की सेहत को बनाए रखने के लिए हर तरह से उन्हें चलाएमान रखने के लिए 3 मंत्र दिए हैं। डॉक्टर सुनील सुथार जी को हम धन्यवाद कहेंगे, इतनी उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपने और अपने बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल। नमस्कार।